प्यारे बच्चों, आप सभी का सेट 4 में स्वागत है। ये हमारा 2025 का पूछा हुआ सेट नंबर 4 है। तो चलिए इसके बहुविकल्पी प्रश्न किए जाएं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, 10 मोलर HCl के 100 ml को 10 मोलर Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया तो परिणामी विलयन होगा। तो इसमें हमें बताना है कि अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो जिसके मिली इक्विवेलेंस ज़्यादा होंगे विलयन का स्वभाव वैसा ही होगा। तो चलिए देखते हैं जरा, इसमें एक अभिक्रिया मैं आपको बताता हूँ। हमने लिखा Na2CO3 और प्लस यहाँ पे 2HCl आएगा, संतुलित करके लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो इस अभिक्रिया में आप देख पा रहे हैं कि यदि Na2CO3 का 1 मोल लें तो हमें HCl के 2 मोल लगते हैं, ठीक है ना। तो जब हम HCl के मिली इक्विवेलेंस निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंस HCl के निकालेंगे तो HCl की जो है क्षारकता 1 है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ये हो जाएगा आपका स्मॉल n इंटू m इंटू वी। तो इसका स्मॉल n हो जाएगा कितना, 1, और m मोलरता जो दी है आपको वो 10 दिया हुआ है, और जो आयतन दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। तो ये हमारा 100, और इसको अगर मिलीलीटर में है, इसको हम लीटर में लेंगे तो ये बटे 1000। तो ये आपका मिलेगा 1। इसी प्रकार से जब हम मिली इक्विवेलेंस Na2CO3 के लिए निकालेंगे, ये हमने HCl के निकाला था। जब Na2CO3 के लिए ज्ञात करेंगे तो देखिए इसमें आपके 2 आयन है तो इसकी क्षारकता 2 है। ये Na2CO3 का रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्षार होता है तो इसकी अम्लता बोलेंगे, अम्लता 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो स्मॉल n का मान है वो हो जाएगा 2 गुणते, इसकी भी मोलरता 10 है, गुणते 75/1000। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपका 1.5। इसका मतलब Na2CO3 के जो ग्राम तुल्यांक है वो ज़्यादा हैं और HCl के कम है। तो अगर क्षार के ज़्यादा हैं तो इसका मतलब हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा वो क्षारीय होगा। मतलब जो हमारा नेट विलयन, परिणामी विलयन बनेगा वो कैसा होगा, क्षारीय स्वभाव का होगा। और आप वैसे भी देख सकते हैं ऊपर अभिक्रिया के द्वारा भी कि जितना हमें HCl लगेगा, है ना, Na2CO3 को न्यूट्रलाइज करेंगे HCl से, तो देखिए 1 मोल Na2CO3 के लिए कितना HCl लग रहा है, 2 मोल लग रहा है। तो वैसे भी दुगना चाहिए, तो आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए ये प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर खा में। इसमें पूछा गया है Cu2 प्लस, ये इसका परमाणु क्रमांक दिया है Z बराबर 29 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलिए ज्ञात करते हैं। Cu पहले कॉपर के लिए देख लेते हैं। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर का विन्यास लिखते हैं हम, आर्गन का विन्यास, फिर 4s1 और 3d10। क्योंकि जो अर्धभरी कक्षाएँ होती हैं या पूर्ण भरी कक्षाएँ होती हैं वो ज़्यादा स्थायी होती हैं अपूर्ण कक्षाओं से, इसलिए हमारा एक यस का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, तो D10 कंप्लीट हो जाता है। अब जब हम Cu2 प्लस लिखेंगे तो इसमें से आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रहेगा। इसमें से बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 4s0 हो जाएगा, और ये बचेगा आपका 3d9। अब D9 है तो D9 में कितने हो जाएंगे, तो ज़रा D9 में अगर हम भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन भरने अपने को इसमें। तो ये हमने 5 बना लिए, क्योंकि 5 सब ऑर्बिटल बनाएंगे इसमें हम। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 6 7 8 9। तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा ये हमारा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसका मतलब कॉपर 2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अब इसमें बोला गया है कि ये जो आपको कंपाउंड दिया है इसमें विलयन में कुल कितने आयन होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ये संकुल में क्या लिखा हुआ है,
कोबाल्ट, फिर NH3 का होल 5 है, Cl है, Cl स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब लिगेंड है, तो इसका एक आयन बनेगा पूरा, ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा, और Cl 2 Cl बाहर है तो 2Cl माइनस, तो यहाँ पे बाहर जो Cl हैं वो 2 हो गए और एक पूरा संकुल हो गया। कुल मिला के आपके 3 आयन बनेंगे, 2 Cl आयन बनेंगे बाहर वाले, ये काउंट होंगे, और एक संकुल काउंट होगा, टोटल 3 आयन होंगे। तो गा का उत्तर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं घा में। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? तो इसमें अपचयित नहीं करने का मतलब है कि फेलिंग विलयन यदि अपचयित हो रहा है तो इनको ऑक्सीकृत होना पड़ेगा। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाता है, ये आपका फॉर्मिक एसिड बनाता है। ये आपका एस्टल्डिहाइड जो है C3CHO, ये भी ऑक्सीकृत हो जाता है। ये आपका एथेनोइक अम्ल बनाता है, और ये HCOH CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी ऑक्सीकृत हो जाता है। केवल ये वाला है आपका C3COOH, ये आपका फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता, मतलब ये आपका फर्दर ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो इसमें से हमारा उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पहला, CH3COOH, ये ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसलिए फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो ये घा नंबर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अंगा में। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बोला गया है, एक आपको फॉर्मूला दिया हुआ है C4H11N, इसमें बोला है कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। तो इसमें आपको संभव बोला गया है, तो इसमें आपको संरचना बना के देखनी पड़ेगी कि कितनी संरचनाएं बन सकती हैं। तो चलिए प्रयास करते हैं। 4 कार्बन है, तो सबसे पहले हम 4 कार्बन की एक श्रृंखला बनाते हैं, स्ट्रेट चेन। तो CH3 CH2 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 और NH2। एक तो हमारा ये हो गया प्राथमिक एमीन, ये हो गया। अब इसी संरचना में देख लेते कोई दूसरा भी संभव है। तो इसमें जो NH2 ग्रुप है वो फर्स्ट नंबर कार्बन पे लगा है, तो हम अगला उदाहरण जो बना सकते हैं वो सेकंड कार्बन पे भी NH2 लगा सकते हैं। तो हमने लिखा CH3 CH2, यहाँ पे कर देंगे CH, यहाँ पे लगा देंगे NH2 ग्रुप, और ये CH3। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड पॉसिबिलिटी, यानी 2 संभव हो गई, ये दोनों प्राथमिक एमीन हो गई। अब 4 कार्बन में संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि तीसरे नंबर पे लगाएंगे तो यही सेकंड वाली संरचना रिपीट हो जाएगी, और चौथे नंबर पे लगाएंगे तो पहली वाली संरचना रिपीट हो जाएगी। तो अब हम 3 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं और उसमें NH2 लगाते हैं। तो हमने लिखा CH3 CH, यहाँ पे एक नीचे CH3 लगा देते हैं, फिर CH2 और ये CH3, तो सॉरी यहाँ पे CH3 में NH2 लगाएंगे लास्ट में, ये NH2। तो हमारा टोटल हो गया, इसमें 4 कार्बन हो गए और एक ये संरचना बन गई आपकी। अब इसमें और क्या संभव है, ये जो नंबरिंग कर दे अगर हम 1 2 और ये 3, तो अब हम ये जो NH2 ग्रुप है ये 2 नंबर पे लगा के देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप लगा देते हैं, फिर CH3 और ये CH3। तो ये हमारी 4 संभव प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन बन गई हैं। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। तो आपको बना के ही देखना पड़ेगा कि कितने एमीन आपके बन रहे हैं। तो प्राथमिक एमीन 4 बने हैं, अगर कुल बोलता कि द्वितीयक तृतीयक ये सब बताइए, तो इसमें भी आपको द्वितीयक तृतीयक भी बनाना पड़ता। प्राथमिक द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन कैसे पहचानते हैं, तो हम देखेंगे कि यदि उसमें नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह जुड़ा है, सिंगल कार्बन चेन जुड़ी है, तो उसको प्राथमिक बोलेंगे। यदि एमीन ग्रुप से यानी नाइट्रोजन से यदि 2 एल्किल ग्रुप जुड़ी हैं तो उसको द्वितीयक बोलेंगे। इसी प्रकार से यदि 3 एल्किल ग्रुप जुड़ी हैं तो तृतीयक, और 4 एल्किल ग्रुप जुड़ी हैं तो चतुष्क बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने हमने एग्जाम्पल लिखे हैं सभी में केवल एक ही बॉन्ड से कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, बाकी 2 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए चारों के चारों आपकी प्राथमिक एमीन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 4 नंबर ये। अब लास्ट प्रश्न है इसमें कि किस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हमें दांत में जो होता है उसमें खून आता है मसूड़ों से, तो वो हमारा स्कर्वी रोग हो जाता है।
तो विटामिन, इसमें एक बात और पूछी जाती है, विटामिन जो बी और विटामिन सी होते हैं, ये विटामिन बी और सी ये हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी जो विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछ ले कि पानी में जो घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी है और विटामिन सी है। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन बी और सी को रेगुलर डाइट में खाने के में लेना चाहिए। तो चलिए, ये हमारा हो गया सेट कंप्लीट, इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो हमारा ये सेट नंबर था 4। ठीक है बच्चों, तो इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बताना फिर।